नमस्ते दोस्तों। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान देता है। मतलब कि जहाँ पे आप मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ पर आपके व्यक्तित्व का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका गुण या अवगुण करता है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले गए हैं, वो आपका सम्मान हो रहा है या फिर आपकी बेइज्जती हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य पर निर्भर है कि आप किस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है? तो यही जो है सबसे शुद्ध सम्मान है आपके जीवन का। जैसे कोई भी व्यक्ति मर जाता है, क्या कमाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे कितने लोग याद रखते हैं। कहा जाता है ना, पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत कम लोग कमाते हैं, और जो लोग व्यक्ति कमाते हैं उसे ही अपने जीवन के बाद सम्मान मिलता है। इसलिए हर एक को ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में उनके गुणों का सम्मान हो। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 1 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंस ईयर 2024 के लिए ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 7.6% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसी में अभी देखा गया है कि थर्ड क्वार्टर में 8.4% की वृद्धि हुई थी। इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है भारत का जीडीपी खास के फाइनेंस ईयर 2024 के लिए 7.6% तक जीडीपी का ग्रोथ होगा। वहीं अगर कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र का जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था वो थर्ड क्वार्टर में लगभग 0.8% घट गया। ठीक है, और पूरे वर्ष में अब जो है केवल 0.7% ही बढ़ेगा। मतलब पिछले बार जो था 2022-23 में लगभग 4.7% की वृद्धि हुई थी कृषि के क्षेत्र में। इस बार जो है 4.7 प्लस 0.7% और बढ़ेगा कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है सबसे ज्यादा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है सबसे ज्यादा 3 क्षेत्रों में बढ़ रहा है। पहला जो है वो निर्माण, दूसरा जो है विनिर्माण और तीसरा जो है खनन। यही 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ रहा है। तो और क्या कारण है जिससे उम्मीद किया जा रहा है कि जो क्वार्टर 4 में जो है वो वृद्धि में गिरावट आएगी। तो हर एक चीज को हम लोग, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जेडएसआई, मतलब कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को कहा जाता है जेडएसआई। जेडएसआई ने एक नए खोज किए गए हैं, समुद्री स्लैग उसे कहा जाता है। तो समुद्री स्लैग का नाम जो है वो भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी प्रजाति खोजी गई है ये मेलानोक्लामिस जीन से संबंधित है और ये मुख्यतः जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया गया है। तो इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस बार जो है द हिंदू के ये एडिटोरियल में है कि जितने भी हम लोग देखते हैं कि कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं तो उनके जीवन पर, ठीक है, एक महत्वपूर्ण हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास ना तो सही प्रमाण पत्र होता है, ना तो सही तरीके से आय का स्रोत होता है। उसके बाद जितने भी वो माहौल में रहते हैं, जो पर्यावरण में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूषित होता है। ठीक है, उसी तरह से वो खाना खा लेते हैं उसी माहौल में, वहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर होता है, जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होता है, और जो खाना होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो उनका जीवन जो होता है वो किस तरह से व्यतीत होता है, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर व्याख्या की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग 6 कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के व्हिप के उल्लंघन के कारण जो है वो निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इसी कारण जो है ये क्रॉस वोटिंग का मामला आ गया है कि मान लीजिए मैं बीजेपी का एमएलए हूँ, ठीक है, या एमपी हूँ, तो अगर संसद में किसी विधेयक पे वोटिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन मैंने, अगर पार्टी का पक्ष में वोट होता है उस विधेयक के, अगर मैं जो हूँ उसके विपक्ष में वोट कर देता हूँ तो उसी को कहा जाता है क्रॉस वोटिंग। तो इसलिए इस तरह के राज्यसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस के 6 जो सांसद थे उनको क्रॉस वोटिंग के कारण जो है निलंबित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस वोटिंग क्या होता है
और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय दिए गए हैं क्रॉस वोटिंग के लिए, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, दुनिया भर में जो है वो मोटापे की दर लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा लेसेंट अध्ययन के द्वारा कहा गया है। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 1990 से 2022 तक जो है वो खास के किशोर मतलब कि बच्चों का जो मोटापा है लगभग 4 गुना बढ़ गया है। वहीं अगर वयस्कों की बात करें तो 1990 से 2022 तक 2 गुना बढ़ गया है मोटापा। तो मोटापा भी एक कहीं ना कहीं कुपोषण का लक्षण है, ठीक है, कुपोषण का स्वरूप बनता जा रहा है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसके लिए क्या क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिससे इस मोटापे जैसी समस्या उत्पन्न जो होती जा रही है वैश्विक स्तर पे, इसको हम लोग नियंत्रित कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, इसमें थर्ड क्वार्टर में वृद्धि देखी गई थी, ठीक है, 8.4%। इसलिए जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भारत का जीडीपी जो है खासकर फाइनेंस ईयर 2024 में लगभग 7.6% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। एकाधिक डेटा परिवर्तन ने तीसरी तिमाही में 8.4% की वृद्धि के साथ जीडीपी की वृद्धि को 7.6% तक बढ़ने का उम्मीद किया है, ठीक है। इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो थर्ड क्वार्टर है इसमें 8.4% की वृद्धि हुई है। इसी के कारण जो है उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 का जो फाइनेंस ईयर में जीडीपी का ग्रोथ होगा वो 7.6% होगा, ठीक है। इसी में एनएसओ के द्वारा, नेशनल सर्वे ऑफिस के द्वारा इस वर्ष के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान पिछले महीने अनुमानित 7.3% बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इस वर्ष जो है वो 6.9% बढ़ने का अनुमान है और एनएसओ ने पिछले वर्ष की जीबीए वृद्धि को 7% से घटाकर 6.7% कर दिया था, ठीक है। तो इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि 6.9% बढ़ेगा जीबीए। इस वर्ष की पहली 2 तिमाही के लिए जो जीडीपी की वृद्धि दर थी वो 8.2% और 8.1%, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। वहीं जो अक्टूबर से दिसंबर तक की तीसरी तिमाही थी वहां पे जो है जीडीपी दर जो है 8.4% बढ़ी। इसलिए ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि इस बार जो है फाइनेंस ईयर 2024 में जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 7.6% होगी। तो यहाँ पे जो कृषि का क्षेत्र है वहां पे क्या क्या समस्या है, तो यहाँ देखा गया है कि थर्ड क्वार्टर में जो है वो लगातार जो है कृषि का क्षेत्र में गिरावट देखा गया 0.8%। तो इसलिए ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अब जो है वो पूरे वर्ष में केवल 0.7% ही वृद्धि होगी। अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो 22-23 में जो कृषि के क्षेत्र में विस्तार था वहां मात्र 4.7% जो वृद्धि हुई थी, उसी में 0.7% और जुटेगा, ठीक है। तो ये जो है जीबीए का डिफिनेशन है, जिसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एनी पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है वो जीडीपी माइनस टैक्स, टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी में आगे कहा जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, उन्होंने कहा है कि अगले साल कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। इस साल जो है वो औद्योगिक विकास भी बहुत तेज गति से होगा और 3 प्रमुख क्षेत्रों के जीबीए जो है वो इसको बढ़ाने में ज्यादा मदद करेगा। निर्माण के क्षेत्र 10.7%, विनिर्माण के क्षेत्र में 2022-23 में 2.2% गिरावट से 8.5% से ऊपर तक यहाँ विकास होगा। वहीं खनन के क्षेत्र में माइनिंग जहां होता है तो पिछले साल के 1.9% की तुलना में इस बार जो है 8.1% की वृद्धि होगी। तो इन 3 क्षेत्रों से सबसे ज्यादा जो है वो जीबीए का विस्तार होगा। तो इसी में आगे कहा जाता है कि क्वार्टर 4 वृद्धि में गिरावट ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो कुछ आश्चर्य जिनके बारे में और अन्वेषण की आवश्यकता है वे जीबीए वृद्धि के 6.9% पर बने रहने से संबंधित है, जबकि जीडीपी की वृद्धि को संशोधित कर 7.6% किया जा रहा है। और इसके अलावा वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के लिए अगर औसत जीडीपी की वृद्धि 8.2% है तो इसका अर्थ है कि चौथी तिमाही की वृद्धि केवल 5.9% होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि चौथी जो तिमाही है उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो यहाँ पे दिलचस्प बात यहाँ कहा जा रहा है कि मांग पक्ष चालकों जितने भी डिमांड वाले हैं वहां पे गिरावट देखी गई है। इसलिए जो है वो इंडिया रेटिंग और रिसर्च के अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया है कि उपभोग मांग जो है वो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कम होता जा रहा और बड़े पैमाने पर उच्च आय वाले परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की ओर झुकाव हो रहा है। इसी के कारण जो है इस बार क्वार्टर 4 में ग्रोथ कम होने की उम्मीद की जा रही है। तो इसमें मुख्यतः जो कहा जा रहा था फाइनेंस ईयर 2024 में जो है वो जीडीपी का ग्रोथ जो होगा वो 7.6% होगा, जो पहले अनुमान किया गया था 7.3%, ठीक है।
तो इसी के लिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया जीव खोजा गया है, उसी को कहा जाता है मेलानोक्लामिस। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। भारत के राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है इस जीव का नाम। जो ये है अ हेड सील्ड सील स्लग विथ रबी रेड, यही फिगर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेनली जो है इसका नाम याद रखिएगा मेलानोक्लामिस। इसी के बारे में कुछ चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत के राष्ट्रपति के नाम पे रखा है। और ये जो है प्रजाति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं, ठीक है। मेलानोक्लामिस जीन से संबंधित है ये प्रजाति, और इसकी खोज जो है वही चीजें हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई गई थी। तो ये जो जीन्स हैं मेलानोक्लासिस की प्रजाति को रूपांतरक रूप से एक छोटे कुंद और बेलनाकार शरीर और दो पृष्ठीय समान या असमान ढालों के साथ एक चिकनी पृष्ठीय सतह द्वारा चित्रित किया जाता है, जिसे पूर्व काल सेफेलिक और पश्च ढाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है, ठीक है। इसमें जो है कशेरुक नहीं होता है, और इसकी अधिकतम लंबाई जो होती है 7 मिलीमीटर होती है, बहुत छोटा होता है और भूरे काले रंग का होता है, और पिछले सिर पर रूबी लाल धब्बा होता है। देख सकते हैं इस फिगर में भी यहाँ पे लाल धब्बा दिख रहा होगा। तो शरीर के अंदर खोल होता है और उभयलिंगी और सामान्य रूप से रेतीले समुद्र तट पर अंतर ज्वारीय क्षेत्र पर रेंगते हैं, जो अपने पीछे रेंगने का निशान छोड़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके प्रजनन की प्रक्रिया कब होती है। तो इनका प्रजनन जो होता है वो नवंबर और जनवरी के बीच में होता है, ठीक है। ये मुख्यतः यही बातें थी जिसे ध्यान रखने की। और इस तरह के जीव को जो है वो कहाँ रखा जाता है, तो समुद्री एक्वेरियम में रखा जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से रखा जाता है इसके नमूने, तभी शोध किया जाता है। तो जेडेसाई के अनुसार इस समूह की प्रजातियां आमतौर पर इंडो पैसिफिक महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, हिंद और प्रशांत के महासागरीय क्षेत्र में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। इसके समशीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित की जाती है, लेकिन 3 प्रजातियां वास्तव में उष्णकटिबंधीय वितरित होती है। तो इसी का प्रजाति का 3 प्रजातियां जो होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की खाड़ी से मेलानोक्लामिस पैपिलाटा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा तट से, यहाँ देख सकते हैं सभी में अंतर है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मेलानोक्लामिस बेंगालेंसिस, ये याद रखिएगा बेंगालेंसिस, अरे बंगाल से है इसलिए बेंगालेंसिस कर दिया गया है, और वर्तमान प्रजातियां हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें जेडेसाई के द्वारा एक नई प्रजाति खोजी गई और इसका नाम जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेलानोक्लामिस ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल है, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें सिंपली जो है उनके लाइफ के बारे में बताया जाता है। जितने भी वेस्ट पिकर होते हैं, जितने भी कचरा चुनने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन किस तरह का होता है, वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, चाहे वो उनका वातावरण होता है जिस वातावरण में वे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो गंदा जल, खाना, वायु, हवा भी बहुत खराब वो लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो गंदगी में ही रहते हैं। उसके बाद उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं होता, सरकार के द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, इसमें विस्तार से बताया जाता है कि 1 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कचरा बीनने वाले लोगों के लिए दिवस मनाया गया, ठीक है। 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया गया, ठीक है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि दुनिया भर के कचरा बीनने वाले उन साथी बनाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि अनौपचारिक, यहाँ पे ये जितने भी लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की दुनिया जो है उसे मेनली जो है सभी लोग याद ही नहीं रखते, उसको दूर ही रखना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा हाशिए पे होते हैं, ठीक है। अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और भारत में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है उनका ये बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है, जो भी कचरा चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है हु इज एन ऑफन फॉरगेटन, हमेशा छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनविजिबल पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के बारे में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कहा जाता है कि अपशिष्ट प्रबंधन में औपचारिक क्षेत्र को व्यक्तियों या छोटे समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के रूप में परिभाषित करता है, जो
पंजीकृत हुए बिना, और ठीक है यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो बिना पंजीकरण के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं और औपचारिक होने का ना अपशिष्ट प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हैं। ये कर्मचारी पुनर्चक्रण योग्य कचरे के प्राथमिक संग्राहक होते हैं। यही जो होते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी जो स्टोर करते हैं सभी कचरे को, ठीक है, एक जगह संग्रह करते हैं। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसे छटाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसके इसका व्यापार करते हैं। जो भी कचरे में उपयोगी चीज मिलती है, और कभी कभी छोड़े गए कचरे को अर्थव्यवस्था में वापस डाल दिए जाते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे चीजें मिलते हैं जो देश के विकास में भी लाभकारी होते हैं। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो डेटा में क्या कहा जाता है कि अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का विश्वसनीय अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ऐसा बताया है कि अनौपचारिक कचरा अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक स्तर पर लगभग 0.5% से 2% शहरी आबादी को रोजगार देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी आबादी जो है वो कचरा चुनने में संलिप्त है। तो कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो अक्सर विकलांग होते हैं, शहरी गरीबों के सबसे गरीब लोग होते हैं जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, और अक्सर हिंसा या फिर यौन उत्पीड़न के शिकार भी होते हैं। ठीक है, ये सारे लोग। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 में ऐसा बताया गया है कि भारत के शहरी कार्यबल में लगभग 1.5 मिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 15 लाख लोग जो होते हैं वो कचरा चुनने में लगे हुए हैं, जिसमें से आधे मिलियन जो हैं वो महिलाएं हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख जो हैं वो वुमेन है। तो कूड़ा बीनने वालों का प्रतिदिन कैसा गुजरता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार कहा जाता है उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, ना ही कोई फॉर्मल इंटीग्रेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई सही, जैसे ग्लव्स पहनने जरूरी होते हैं, मास्क लगाने जरूरी होते हैं, उनके पास कोई भी उपकरण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नो स्पेस फॉर सेग्रीगेशन गार्बेजेज, लगातार जो है उनको हरास किया जाता है। लेक ऑफ हेल्थ केयर, उनका स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, यही कारण है वहां उनको कोई भी सरकार के द्वारा सहायता नहीं दी जाती, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। फिर भी वो जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सबसे प्रमुख हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी में यह कहा जाता है कि एक व्यक्तिगत कूड़ा बीनने वाला प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे की अवधि तक कार्य करता है और लगभग 60 किलो से 90 किलो के बीच कचरा इकट्ठा करता है। और अक्सर जो है ये लोग सारे सुरक्षा उपकरणों के बिना ही इस तरह के खतरनाक कार्य को अंजाम देते हैं। उनका जो है इसके कारण जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खराब स्वास्थ्य, अनियमित काम, कम आय, आय भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद नियमित उत्पीड़न, लगातार जो है उनको शोषित किया जाता है, उनके जाति पदानुक्रम में उनकी अधीनस्था स्थिति से और भी जटिल होती है। अगर वो कास्ट बेस में भी सबसे नीचे होते हैं तब और भी ज्यादा उन्हें समस्या झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि उसके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में जैसे नियमित चोट लग जाते हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं आ जा रही है, क्योंकि लगातार जो है वो प्रदूषण के कांटेक्ट में रहते हैं, उसके श्वसन संबंधी समस्याएं रहती है। कूड़ा बीनने वालों को अस्तित्व संबंधी अनिश्चितताएं रहती है, क्योंकि उनके पास कोई भी निश्चित घर नहीं होता है। आज यहाँ खानाबदोश की जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनके पास अपने अस्तित्व संबंधी भी अनिश्चितताएं रहती है। ठीक है, असुरक्षा बढ़ता जाता है, कचरा उठाने का अधिकार भी खो देते हैं। जब से नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी आई है, जब से प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, डिजाइन के आधार पर कार्य होने लगे हैं, तब से जो है इस तरह के कचरा बीनने वालों का अस्तित्व और असुरक्षित हो गया है। ठीक है, इनका जो है कचरा चुनने से भी रोका जाता है। जैसा कि अलायंस ऑफ इंडियन वेस्ट पिकर्स 2023 की रिपोर्ट में पाया गया है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो महंगी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कचरा चुनने के लिए। यहाँ पे जितने भी इस तरह के कचरा चुनने वाले लोग हैं उन्हें दूर भगाया जा रहा है, जो घरों और व्यवसायों जैसे कचरा जनरेटर को प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करते हैं। जो अनौपचारिक बीनने वाले, जो अभी वर्तमान समय में जो फिजिकली कचरा चुनते हैं, उनको हाशिए पर ढकेल दिया जा रहा है। अगर इस तरह का प्राइवेट सेक्टर जो है वो मशीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है और उन्हें डंप से कचरा उठाने जैसे खतरनाक कचरा उठाने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है इसी कारण जो है मजबूरन जहाँ पे बहुत दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, फिर वहां जाकर ये कचरा चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बहुत तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। अनेक एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अनेक जहरीले गैस का उत्सर्जन होने लगता है, क्योंकि बहुत समय से अगर कचरा एक जगह पड़ा हुआ है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव बहुत जगह पड़ता है। ठीक है,
इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे इन साइड से उनका स्वास्थ्य जोखिम और पड़ जाता है, उसके बाद आय भी प्रभावित हो जाती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और सामाजिक स्थिति भी और कमजोर हो जाती है। अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और म्युनिसिपैलिटी जो है अक्सर एक साथ आ जाते हैं तो इस तरह के जो फिजिकली कचरा चुनने वाले हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को कहा जाता है विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के साधन के रूप में विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व ने भारत में लोकप्रियता हासिल की है, खास के प्लास्टिक के चुनने के लिए। तो यह अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका अधिकारियों से स्थानांतरित करता है। ठीक है, यहाँ पे इनके बोझ को कम करता है और वाणिज्यिक अपशिष्ट उत्पादों को जवाबदेह बनाता है। तो ईपीआर जो है, ठीक है, वो आश्चर्यजनक प्रतीत होता है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कचरा बीनने वालों और अन्य अनौपचारिक जमीनी स्तर के जो लोग हैं इसमें शामिल, उनके लिए समावेशन का कार्य करता है। जो फिजिकली कचरा चुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया गया है ईपीआर के द्वारा। हालांकि व्यवहार में जैसा कि अनौपचारिक रोजगार में महिलाएं, इसी को कहा जाता है WIEGO, वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में उल्लेख किया गया है कि ईपीआर जो है वो कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र से दूर कर देता है। ऐसा WIEGO का रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, कि कचरे से जो है वो अनौपचारिक लोग जो कचरा चुन रहे हैं उनको दूर कर रहा है, जिससे अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का भी खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो ईपीआर ने कचरा बीनने वालों को मदद भी किया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ईपीआर कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्सिंग ऑफ रॉ पैकेजिंग मटेरियल्स, उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑफ पैकेजिंग, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड बाय रिटेलर यहाँ पे, उसके बाद कंज्यूमर जो है इस तरह के पैकेजिंग को यूज किया, उसके बाद पैकेजिंग को डिस्पोज किया गया रिसाइकल बिन में। तो इसी तरह से मेनली जो है कार्य किया जाता है। और उसके बाद जो इसमें आया, फिर यहाँ से इन सारे मटेरियल को यहाँ पे रॉ बनाकर उपयोग किया, उसी को फिर से पैकेजिंग में उपयोग किया, रिसाइकल करने का कार्य किया जा रहा है यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। इसी में प्लास्टिक संधि और नए न्यायोचित परिवर्तन को देख लेते हैं। जैसे कचरा बीनने वालों को 60% तक प्लास्टिक एकत्र करते हैं। ठीक है, जो लोग कचरा चुनते हैं फिजिकली वो लगभग 60% प्लास्टिक एकत्र करते हैं विश्व स्तर पे। ठीक है, और पुनर्प्राप्त करते हैं, जिसे बाद में पुनर्नवीकरण, ठीक है, रिसाइकिल भी किया जाता है, जैसा कि 2022 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट में कहा गया। तो इसलिए फोरम भी याद रखेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसी के लिए टिकाऊ पुनर्चक्रण मतलब कि सस्टेनेबल रिसाइकलिंग में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उनके काम को शायद ही कभी महत्व दिया जाता है और वे एक सभ्य जीवन बिताने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसी को कहा जाता है UNDP। ठीक है, डेवलपमेंट आ गया ना, इसलिए UNDP और UNEP में कंफ्यूज नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट के लिए होता है, ये डेवलपमेंट के लिए होता है। तो UNDP और पीयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले 2016 में ही अनौपचारिक कचरा बीनने वालों ने 27 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा को एकत्र किया। ठीक है, रिसाइकलिंग के लिए एकत्र की गई और सभी प्लास्टिक सामग्री का 59% एकत्र किया जितना प्रोड्यूस होता है, जिससे इसे लैंड फिलिंग या समुद्र में समाप्त होने से रोका गया। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है ये देख सकते हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है, लेकिन उन्हें जलाते हुए प्लास्टिक के धुएं को भी सहना पड़ता है। यहाँ पे यही बात करता है कि बहुत बुरी परिस्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कई बार तो होता है कि माइक्रो प्लास्टिक से युक्त दूषित पानी पीते हैं, उसके बाद प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। जब हम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करते हैं, तो संधि को इन श्रमिकों के लिए उचित संक्रमण सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है कि कचरा बीनने वालों के पास कचरे को संभालने का पारंपरिक ज्ञान होता है, जो ईपीआर प्रणाली और इसे कार्यान्वयन को मजबूत करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमें ईपीआर मानदंडों के निर्माण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इससे जितने भी फिजिकली कचरा चुनने वाले लोग हैं उनका जीवन पे प्रभाव ना पड़े। साथ ही यह भी संबोधित करना होगा कि लाखों अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को एक कानूनी ढांचे में कैसे एकीकृत किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें मेनली जानना था कि जितने भी लोग कचरा चुनते हैं उनके जीवन कैसे बीतती है, उनकी क्या दशा होती है। वो इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रिसाइकिल के लिए, लेकिन उनके
जीवन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, न तो आम जनता उसे सम्मान से देखती है, न ही सरकार उस पर कोई भी सहायता देती है। ठीक है, तो इसलिए एक बार इधर पुनर्विचार करने की आवश्यकता और इनके सुधार के लिए, इनके जीवन की दशा को सुधारने के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के जो राज्यसभा के एमपी थे उनको क्रॉस वोटिंग के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो इसी का पूरा मामला है, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे इसमें सिंपली कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक राज्य हो, जिसमें राज्यसभा चुनाव में विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग देखी गई है। ठीक है, तो इससे एक बार फिर जो है वो चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। तो इसी में कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व को उसकी विधानसभा के जितने भी एमएलए होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो विधानसभा में अपनी संख्या के अनुसार विभिन्न दलों द्वारा नामांकित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे। ठीक है, ये 1998 से पहले की बात है, पहले निर्विरोध ही चुन लिए जाते थे राज्यसभा के सदस्य। लेकिन अभी वर्तमान समय में जून 1998 में महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि विधायकों को इस तरह के क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए 2003 में जो है वो आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक संशोधन किया गया और अधिनियम की धारा 59 में संशोधन किया गया, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान होगा और एक खुला मतपत्र राजनीतिक दलों के विधायकों को अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंडों को दिखाना होगा। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि जो पार्टी चाहती है उसी के अनुरूप जो है वो अपना मतदान देना होगा। तो अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाने या किसी अन्य को न दिखाने पर वोट अयोग्य मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप किसी को नहीं दिखाइए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तब इसे अयोग्य मान लिया जाएगा। तो निर्दलीय विधायकों को अपने मतपत्र किसी को दिखाने से रोक दिया था। ठीक है, जितने भी निर्दलीय होते हैं सिर्फ वे अपना मतदान किसी को नहीं दिखा सकते, बाकी सभी को अपनी पार्टी को दिखाना ही होगा। तो इसी में आगे 10th शेड्यूल की बात की जा रही है, जो याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था 10th शेड्यूल। ठीक है, इसी को कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून। यह अनुसूची प्रदान करता है कि संसद या फिर राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या उनके निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, तो किसी सदन में पार्टी ऐसे सदन से अयोग्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मतदान के संबंध में यह निर्देश जो है वो किसी पार्टी के व्हिप का मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्टी किसी विशेष विधेयक का अगर पक्ष ले रही है, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है और कोई भी बिल इंट्रोड्यूस की, उसके लिए बोल दिया कि इसे पास करना, और अगर बीजेपी का कोई भी विधेयक पास नहीं करता है तो उसे 10th शेड्यूल के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। इसी कहा जाता है व्हिप, मतलब कि आपको 100% सदस्य को उसको पक्ष में वोट देना है बस, और या फिर नहीं देना है। व्हिप का मतलब होता है कि सभी के लिए ये पहले से आदेश जारी किया जाता है पार्टी के द्वारा। हालांकि राज्यसभा के चुनाव को विधानसभा के भीतर की कार्रवाई के रूप में नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि राज्यसभा के चुनाव को विधानसभा के भीतर की कार्रवाई के रूप में नहीं माना जाता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, यहाँ पे हम लोग और भी कोर्ट के डिसीजन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जुलाई 2017 में एक स्पष्टीकरण दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें कहा गया कि पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान के संबंध में 10वीं अनुसूची के प्रावधान जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए लागू नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यसभा से संबंधित मामला है, अगर राज्यसभा में कोई एमपी चुन के गया है, तो अगर वो पार्टी से निर्देशित किसी पक्ष में वोट नहीं देता है तो उसको 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो राजनीतिक दल ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पीटी में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है वो राजनीतिक दल ऐसे चुनाव के लिए अपने सदस्यों को कोई भी व्हिप जारी नहीं कर सकता। राज्यसभा के लिए कोई भी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो अदालतों के द्वारा क्या क्या फैसले सुनाए गए हैं, जैसे
कुलदीप नायर बनाम भारत संघ 2006 का मामला है, उसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतपत्र की प्रणाली को बरकरार रखा है और इसमें तर्क दिया गया है कि यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाता है तो पारदर्शिता उसे दूर करने की क्षमता रखती है। हालांकि उसी मामले में अदालत ने माना कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित विधायक को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2006 में भी सिंपली कहा गया कि राज्यसभा में खास के पार्टी का बात अगर नहीं मानता है तो 10वीं अनुसूची के तहत उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है, वह अधिक से अधिक अपने राजनीतिक दल की ओर से अनुशासनात्मक कार्यवाही को आकर्षित करता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल उसे जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है अदालत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने रवि एस नायक और संजय बांदेकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 1994 में भी कहा गया था कि 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना उस पार्टी से अनौपचारिक रूप से इस्तीफा देने के पर्याय नहीं है जिसका सदस्य है। तो सदन के अंदर और बाहर किसी सदस्य के आचरण को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वह स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने योग्य है या नहीं। इसी में यही बात यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज इसी संबंधित है कि हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और विधानसभा में बजट पारित होने के दौरान जो है अनुपस्थित रहने के कारण 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया। ठीक है, ये ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे 2-3 बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके खिलाफ जो है ऑलरेडी वर्डिक्ट दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा में खासकर जो है वो पार्टी की बात नहीं मानता है तो उसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। तो इसी में आगे का रास्ता क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा, तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है और उसकी शुद्धता के उच्च सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अदालत ने राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतपत्र की प्रणाली को बरकरार रखा है। हालांकि पिछले दशक में क्रॉस वोटिंग की घटनाओं ने इस प्रक्रिया के पीछे के इरादे को विफल कर दिया है और इस तरह की मतदान प्रथाओं के खिलाफ संविधान या फिर कानून को मजबूत करने के लिए किसी और संशोधन की उम्मीद करना कोरी सोच होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने लाभ के लिए इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दलों को ऐसी गैर सैद्धांतिक राजनीति से लाभ ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जो रूलिंग पार्टी है इसमें कोई भी संशोधन नहीं करेगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित, यहाँ पे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे भी लगातार जो है उम्मीद किया जा रहा है धोखाधड़ी। इसी में हम लोग बात किए थे हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग यही बात था। तो संबंधित मामलों में भी कहा गया था कि वह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए अदालत इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू कर सकती है, या जब हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने का आदेश अंततः अपील पर उसके सामने आएगा तो उस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में वह रवि नायक मामले में अपने फैसले के आलोक में कुलदीप नैयर मामले में अपने आदेश की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें 2-3 बातें यहाँ पे डिसाइड की गई। ठीक है, एग्जाम्पल में चाहे वो चंडीगढ़ का मामला हो या फिर हिमाचल प्रदेश का, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है तो वो फिर से जो है वो अपने पुराने जो वर्डिक्ट दिए हैं उस पर विचार करके एक सही निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, जिससे लोकतंत्र को कोई भी हानि न हो। इसी में आगे का रास्ता में कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव में किसी भी विधायक द्वारा अपने राजनीतिक दल के खिलाफ मतदान करना या अनुपालन करने का एक मजबूत कारण माना जा सकता है कि सदस्य ने स्वेच्छा से ऐसी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। यदि अदालत ऐसा निर्णय लेती है तो यह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का एक वैध आधार हो सकता है। ठीक है, और उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की क्रॉस वोटिंग के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसलिए यह ध्यान रखिए क्रॉस वोटिंग से संबंधित क्वेश्चन था जो अभी तक निर्णय दिया गया है और आगे क्या निर्णय दिया जाता है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब बढ़ते हैं, इसी समय एक क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा चुनाव समय, तो राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देने वाले विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो इसी पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, किसी पार्टी के विधायक को अपना वोट केवल अधिकृत एजेंट जो व्हिप में बताया गया है को दिखाया जाना है। तो दोनों में से क्या सही हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएंगे?
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले मतदान प्रणाली में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया है कि पार्टी के उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करने पर जो 10th शेड्यूल है दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा और इसी पे लगातार जो है चर्चा चल रही है, 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ऑलरेडी कहा जा चुका है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इसमें मेनली जो है लगातार देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पे मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि दुनिया भर में मोटापे की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा कहा गया है लैंसेट अध्ययन में। ठीक है, तो दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर जो है वो 1990 से 2022 में लगभग 4 गुना बढ़ गया। वहीं वयस्कों की बात की जाए तो 1990 से 2022 में मोटापे की दर जो है वो 2 गुना हो गया। तो दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या लगभग 1 अरब से अधिक है। ये देख सकते हैं 1 बिलियन से अधिक लोग जो हैं वो मोटापे से ग्रस्त हैं और कुल मिलाकर 2022 में 159 मिलियन बच्चे और किशोर और 879 मिलियन वयस्क मोटापे के ग्रस्त हैं। तो देख सकते हैं 159 मिलियन जो हैं वो बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रेन, और 879 जो हैं वो एडल्ट। ये ध्यान रखिएगा, मिलियन में है दोनों। और कुपोषण का स्वरूप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वैश्विक डेटा अनुमानों का विश्लेषण करने पर कहा जाता है कि 1990 के बाद से कम वजन वाले लोगों की संख्या में गिरावट के साथ साथ मोटापा अधिकांश देशों में कुपोषण का सबसे आम रूप बन गया है। और यह अध्ययन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एनडीसी के जोखिम कारक सहयोगी द्वारा आयोजित किया गया है। इसी में कहा जाता है कि 190 से अधिक देशों में 1500 से अधिक शोधकर्ताओं ने 5 साल या उससे अधिक उम्र के 220 मिलियन से अधिक लोगों के जो समस्या थी वो वजन और ऊंचाई से संबंधित थी, मतलब कि वो कम लंबे हो रहे थे और वजन ज्यादा हो रही थी। तो कथित तौर पर उन्होंने यह समझने के लिए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, ठीक है, को देखना शुरू किया और 1990 से 2022 तक दुनिया भर में मोटापा और कम वजन कैसे बदल रहे हैं उसी से अध्ययन किया जा रहा है। तो सह-अस्तित्व की स्थितियां क्या बताई जा रही है, तो भारत में मोटापा और कम वजन दोनों एक साथ मौजूद है। ठीक है, इंडिया अध्ययन के एक भाग में ऐसा पाया गया कि आबादी में पेट का मोटापा और सामान्यीकृत मोटापा दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में कहा जाता है द लैंसेट पेपर के अनुसार कि भारत में लड़कियों के लिए मोटापा की दर 1990 में 0.1% से बढ़कर 2022 में 3.1% हो गया। वहीं लड़कों में 0.1% से बढ़कर 3.9% हो गया। और लड़के और लड़कियों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत जो है वो 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पे है मोटापे की श्रेणी में। और वयस्कों में परिवर्तन स्पष्टता है। महिलाओं में मोटापे की दर जो है 1990 में 1.2 से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गए और पुरुषों में ही ये भी यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है 0.5% से 5.4%। इसलिए मोटापा जो है एक कुपोषण का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, इसलिए इसे सुधारने की आवश्यकता है और हमें जो है जंक फूड से दूर रहने की यहाँ पे राइटर के द्वारा बात की जा रही है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्ट्रीट फूड से दूर रहना चाहिए। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज मैंने एमसीक्यू नहीं लाया, ठीक है, आज टाइम ही नहीं मिला था, कल फिर से एमसीक्यू लाऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब